नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। और सबसे पहले बात छठ पर्व की। आज देश भर में धूमधाम से छठ का पर्व मनाया जा रहा है। नदियों के घाटों पर जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक आज डूबते हुए सूरज की पूजा की गई। डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया गया। महिलाएं कल सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य देंगी। तो छठ से जुड़ी और खबरें हम आपको आगे दिखाएंगे। छठ पर्व की धूम जो है वो पूरे देश में है, लेकिन पहले बात करते हैं किसानों की और लखीमपुर हादसे की। लखीमपुर खीरी में किसान सिर्फ थार से ही नहीं कुचले गए। इस दौरान गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और उसके दोस्त अंकित दास के 3 असलहों से फायरिंग भी हुई है। सूत्रों के मुताबिक इनके असलहों की बैलिस्टिक जांच की रिपोर्ट से इसकी तस्दीक भी हुई है, यानी पुष्टि हुई है। इससे आशीष मिश्रा का ये दावा कमजोर पड़ जाता है कि वो किसानों को कुचले जाने के वक्त वहां पे मौजूद नहीं था। 3 अक्टूबर को गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की महिंद्रा थार पीछे से किसानों को कुचलती चली गई। इससे वहां हंगामा हो गया। मौके पे मौजूद किसानों ने दावा किया कि अजय मिश्रा गोली चलाते हुए भागे। अब बैलिस्टिक जांच में भी गोली चलना साबित हुआ है। आशीष मिश्रा की राइफल और रिवॉल्वर, अंकित दास की पिस्टल और रिपीटर गन की जांच हुई। जांच से पता चला कि 3 असलहों से फायरिंग हुई। आशीष मिश्रा की राइफल और अंकित दास की पिस्टल और रिपीटर गन से गोलियां चली। किसानों के वकील कहते हैं कि इससे मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पे उनके आरोप पुख्ता होते हैं। देखिए, अभी तक जो है एक पक्ष यही कह रहा था कि फायरिंग नहीं हुई मौके पे, आशीष मिश्रा ने या किसी ने भी फायरिंग नहीं की है। अब बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये चीज़ तो क्लियर ही हो गई है कि आशीष मिश्रा की राइफल रिवॉल्वर दोनों यूज़ हुए हैं, फायरिंग की गई है। तो अभी संदेह दूर हो चुका है कि मौके पे आशीष मिश्रा या उनके समर्थक जो थे वो नहीं थे। ये सब वहाँ मौके पे मौजूद थे और फायरिंग भी की गई है। ये चीज़ अब क्लियर हो चुकी है। 3 अक्टूबर को किसानों के कुचले जाने के बाद मौके पे मौजूद तमाम किसान यही कह रहे थे कि आशीष मिश्रा ने गोली चलाई है। सांसद जी के लड़के इधर से तिकुनिया की साइड से गाड़ी भगाते गुंडों से भरी हुई गाड़ियां लेके आए और भगाते 120 की स्पीड से भगाते हुए लेके आए। फिर ऊपर हम लोगों के ऊपर रौंदते हुई चली गई। हमारे साथ तेजेंद्र विर्क जी भी थे, जो अध्यक्ष हैं हमारे उत्तराखंड के, वो भी थे। उनको भी कुचल दिया, उनके भी सरों में चोटें आई। सांसद जी के लड़के फायरिंग करते हुए भाग गए। फायरिंग करते हुए सांसद जी के लड़के फायरिंग करते हुए भाग गए और गन्नों में छिप के निकल गए। बैलिस्टिक रिपोर्ट पे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज किया कि यह ट्रिपल इंजन की सरकार है। एक इंजन दिल्ली में, एक लखनऊ में और तीसरा गृह राज्य मंत्री की शक्ल में लखीमपुर में है। ऐसे में किसानों को न्याय कैसे मिलेगा? गृह राज्य मंत्री का भी इस्तीफा नहीं, और वो मंच पर जहां देश के गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पूरी सरकार हो, क्या उम्मीद करोगे न्याय मिलेगा उन किसानों को? विपक्ष अभी भी आरोप लगा रहा है कि एक हादसा नहीं, सुनियोजित साजिश है। कमाल भाई, ये आपको समझना पड़ेगा, ये कोई घटना नहीं थी, ये सुनियोजित षड्यंत्र था। क्योंकि 25 तारीख को मैंने वो वीडियो सुनी है। गृह राज्य मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम जो हमें काले झंडे दिखाएगा उसको सबक सिखा देंगे, हम इनको ठीक कर देंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का अभी तक यही दावा है कि वो हिंसा वाली जगह पे खुद मौजूद नहीं थे। उनकी महिंद्रा थार एसयूवी जो है वो ड्राइवर चला रहा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर वो मौके पे मौजूद नहीं थे तो वो लाइसेंसी राइफल जो उनके नाम पे है वो मौके पे क्या कर रही थी और उससे गोली कौन चला रहा था? इससे उनका पक्ष थोड़ा कमजोर और किसानों का थोड़ा और मजबूत होता है। लखीमपुर खीरी में प्रतीक और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और कमाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमाल, ये रिपोर्ट आपकी हमने देखी और इससे ये साफ है कि कैसे मुश्किलें और बढ़ रही हैं आशीष मिश्रा की। जैसा आपने सवाल उठाया कि वो यही दलील देते रहे कि वो वहां मौजूद नहीं थे, वो गाड़ी कोई और चला रहा था। पर जैसा सवाल है कि उनकी लाइसेंसी जो राइफल है वो कौन इस्तेमाल कर रहा था। आपको लग रहा है कि इससे ये पक्ष जो है मजबूत होता है, किसान जो आरोप उन पर है और उनका बचना जो है वो अब थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि इतने सारे एविडेंस हैं इनके खिलाफ?
नहीं, देखिए, अगर जिस दिन ये घटना हुई थी, अगर उस दिन के जो मौके के वीडियो हैं, जो किसान वहां घूम रहे थे और मोबाइल से वीडियोस बना रहे थे, अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो उसमें बहुत सारी आवाजें ऐसी सुनाई पड़ रही हैं मौके की, जिसमें लोग कह रहे हैं कि वो मोनू दबा के भाग गया, टेनी दबा के भाग गया। वो खुद भी टेनी तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। तो जो किसान वहां पे भीड़ में चिल्ला रहे हैं जब ये हादसा हुआ, उस वक्त भी वो उनका नाम ले रहे हैं। तो ये एक हादसे के वक्त प्लान करके उनका नाम लेना, ये थोड़ा मुश्किल बात नजर आती है। दूसरे, ये एक साइंटिफिक एविडेंस है कि जो फॉरेंसिक लैब में बैलिस्टिक जांच हुई, उसमें उनकी राइफल जो जब्त की गई थी 315 बोर की, उसे गोली चलना साबित होता है। दूसरे मौके से 315 बोर के खोखे भी वहां पे बरामद हुए थे। तो जो लाइसेंसी राइफल उनके नाम पे है, वो एक हिंसा वाली जगह पे क्या कर रही थी अगर वो मौजूद नहीं थे? उनकी राइफल कोई कैसे उनके घर से लेके जा सकता है और वहां फायर कर सकता है, जो उनकी अपनी राइफल है, वो भी एक गृह राज्य मंत्री के बेटे की? तो ये सब बहुत सारे ऐसे मुश्किल सवाल हैं जिसका जवाब उनके वकीलों को देना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा कि वो वहां पे नहीं थे या उनकी राइफल वहां पे नहीं थी। ये साबित करना तो मुश्किल है क्योंकि उससे गोलियां चली हैं वहां पे। जी, वहां पर गोलियां चली हैं उस लाइसेंसी राइफल से, और यही सवाल उठ रहा है कि जब हिंसा के दौरान भी उनका नाम ले रहे थे लोग, तो ऐसे में उनके ऊपर सवाल काफी खड़े होते हैं, आरोप और गंभीर होता है। कमाल, हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पुलिस हिरासत में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। युवक को पुलिस ने सोमवार रात लड़की भगाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। युवक के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उनके बेटे को यातना देकर मारा है। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। 21 साल का अल्ताफ घरों में मजदूरी करता था, किसी घर में जमीन पर टाइल लगा रहा था। उसी परिवार की लड़की लापता हो गई। लड़की के परिजनों ने युवक पर लड़की को भगा ले जाने का आरोप लगाया। पुलिस सोमवार रात करीब 8 बजे युवक को थाने ले आई। मंगलवार को पुलिस ने खबर दी कि अल्ताफ ने थाने में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिवार का कहना है कि पुलिस वालों ने उसकी हत्या की है। उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया है, बच्चे को खुद अपने हाथों से। फिर क्या हुआ? और बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग। मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है। मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया है। आज क्या होता है? 24 घंटे बीत जाने के बाद, 24 घंटे के बाद में ये मालूम पड़ रही है मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। उधर कासगंज के एसपी रोहन बोत्री की सफाई है कि अल्ताफ ने अपनी जैकेट के नाड़े को हुक से बांधकर फांसी लगा ली। उसने पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। उसको CHC अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस लॉकअप में जैकेट के नाड़े से फांसी लगा लेने की इस थ्योरी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीरें थाने के हवालात के शौचालय की हैं, जिसमें नल और जमीन के बीच बमुश्किल 2 फुट की दूरी है और प्लास्टिक का नल भी सही सलामत है। क्या यह संभव है कि 5 फुट 5 इंच का आदमी जिसका वजन 60 किलो है, वो यहाँ फांसी लगा सकता है? पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल कि क्या प्लास्टिक के नल में हुड के नाड़े को बांधकर फांसी लगाई जा सकती है? प्लास्टिक के नल और ज़मीन के बीच में दूरी सिर्फ 2 से 2.5 फीट की है, तो उसमें क्या 5 फुट से लंबे अल्ताफ ने फांसी लगा ली? तीसरा, 60 किलो का वज़न है अल्ताफ का, तो प्लास्टिक का नल टूटा क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पुलिस निर्दोष है और पुलिस कह रही है कि उसने आत्महत्या की है, तो क्या जो CCTV लगा होता है कोतवाली में, उसका फुटेज पुलिस सामने लाएगी जिसमें ये दिख रहा हो कि अल्ताफ बाथरूम की तरफ जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पुलिस पाक साफ है तो क्या इसकी जांच न्यायिक जांच कराई जाएगी? और अब पुलिस वालों पर भी कार्रवाई कर दी गई है। 5 पुलिस वाले जो समय थे थाने में, उनको निलंबित किया गया है और कड़े सुरक्षा के बीच में, कड़े पहरे के बीच में अल्ताफ के शव को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। सहयोगी एजो जोसेफ के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। कमाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमाल, जल्दी से आपकी टिप्पणी, आपकी एनालिसिस इस रिपोर्ट की अल्ताफ के मामले में, इसमें हुआ क्या दरअसल?
देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो हमारी फ्यूडल और पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इसमें ये जो लड़की जो है उसको मोहब्बत करने का भी हक नहीं है, और माँ बाप अगर ना माने तो अच्छी लड़की अपने दोस्त के साथ भागना भी नहीं चाहिए, वो भाग भी नहीं सकती है। तो परेशानी यहां से पैदा होती है और फौरन मुकदमा लड़के के ऊपर लिखा दिया जाता है, जबकि कोई 50-55 साल की लड़की को गोद में उठा के नहीं भाग सकता है अगर उसकी मर्जी ना हो। और ये एलोपमेंट तो सदियों से हो रहा है। ब्रिटिश सोसाइटी में विक्टोरियन एज के सारे क्लासिकल नॉवेल्स में भी आपको एलोपमेंट मिलेगा। दूसरी चीज, तो इसकी वजह से वो लड़का पकड़ के आया और पुलिस भी ये मानती है कि लड़के की गलती है, और वो लड़की को बहला के फुसला के इतनी बड़ी लड़की को लेके भाग गया। लेकिन ये जो 3 फीट ऊंचाई का पाइप है, उससे कोई लटक के नहीं मर सकता है। उस लटकने के लिए इतनी ऊंचाई चाहिए कि उसको लटकने के बाद उसका पैर हवा में झूल रहा हो। 3-3.5 फीट के पाइप में कोई गले में अपने नाड़े से फंदा लगा के किसी भी तरह नहीं मर सकता, और आज तक कभी कोई नहीं मरा है। तो ये बहुत मुश्किल बात है, इसकी जांच होनी चाहिए कि वो कोई 3-3.5 फीट ऊंचाई के पाइप में लटक के कैसे फंदा लगा के मर सकता है। रबी की फसलों का वक्त है, वो पूरे देश में शुरू हो गया है, लेकिन ऐसे में खाद की कमी, फर्टिलाइजर की जो कमी है, वो एक बड़ी चिंता बनी हुई है। जैसे कि मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जो कि सरकारी खाद केंद्र हैं वहां पर। और ये कहना है सरकार का, केंद्र सरकार का, कि कोई भी यहाँ बड़ी कमी नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है, और जो भी समस्या है उससे जूझ लिया जाएगा। हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश, खाद वितरण केंद्रों के बाहर ये नजारा आम है। रबी की फसल की बुवाई के मौसम में घंटों तक किसान खाद के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि खाद की कोई कमी नहीं है। ये तस्वीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा की है। किसानों की शिकायत है कि उनको डीएपी नहीं मिल पा रहा है। खेतों की नमी खत्म हो रही है, डाई मिल नहीं रही है किसान को। ये जो दे नहीं रहे, इनके पास जो आधार कार्ड है उन्हें एडवांस में लेकर बैठे हुए हैं। ब्लैक बेच देते हैं। ब्लैक कौन कर रहा है? ब्लैक यही कर रहे हैं। 7 दिनों की बात है। कमी जैसे बताई, क्योंकि तीनों डिमांड एक साथ आ गया, इसलिए जो किल्लत हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और मध्य उत्तर प्रदेश के हरदोई में खाद के लिए किसानों की लंबी लाइनें दिखती हैं। किसानों का कहना है कि उनको घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। दोनों ही जिलों में अफसर और पुलिस वाले किसानों को कागज के टोकन देकर व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करते दिखते हैं। 360 कट्टा बता रहे हैं या 400, उसमें से अब यहाँ हजारों आदमी है, किसको कब मिल जाएगा खाद? लेकिन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सरकार लगातार कहती है कि कोई कमी नहीं है। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इस महीने खाद की जितनी मांग है, स्टॉक आज उससे 10% ज्यादा है। वैश्विक महामारी की वजह से जो लॉकडाउन रहे और फैक्ट्रियां जो विदेशों के भीतर बंद रही, उसके कारण कुछ कठिनाइयां आई हैं, लेकिन किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ हमारे साथियों ने और कुछ मीडिया के लोगों ने उसके भीतर जो है वह हैवाक क्रिएट करने की कोशिश की है। उन्हें पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन सरकारी आंकड़े दूसरे राज्यों में कमी की तरफ भी इशारा करते हैं। खेती के लिहाज से अहम मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और बिहार में डीएपी की कमी है। पंजाब के पास सिर्फ 286 लाख मीट्रिक टन डीएपी है, जबकि जरूरत 350 लाख मीट्रिक टन की है। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में यूरिया की समस्या है। रबी की बुआई का सीजन अब तेजी पकड़ता जा रहा है। किसान यही उम्मीद करेंगे कि अगर फर्टिलाइजर की कोई शॉर्टेज हो रही है तो उसको सरकार जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करे। नसीम, आसिफ, अदनान और कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। ये समस्या जो है कमाल, ये कितनी बड़ी है। सरकार का ये दावा है कि कोई बहुत बड़ी शॉर्टेज नहीं है, लेकिन खबरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश से भी कि लंबी लंबी कतार लगी हुई है खाद केंद्रों के सामने। ये एक बड़ी समस्या बन के उभर रही है, खास करके इस मौसम में जब रबी की फसलें बोई जाएंगी। देखिए, ऐसा है कि किसान जो है, आम गरीब किसान, वो कोई नेता तो है नहीं,
और वो विपक्ष भी नहीं है कि वो सरकार को बदनाम करने के लिए कहीं पे लाइन लगाएगा। जरूर कोई किल्लत होगी, दिक्कत होगी, तभी वो इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा हुआ है। कई जगह लोग रात से लाइन लगा ले रहे हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं। उन्नाव में वहां के सीडीओ ने कल इस बात का रियलिटी चेक करने के लिए कि क्या खाद की कालाबाजारी हो रही है, अपने गनर को किसान बना करके एक खाद विक्रय केंद्र पे भेजा और वहां पे खाद की बोरी उसको दूना दाम पे बेची जा रही थी। सीडीओ ने वहां पे रेड की और बहुत सारे खाद की दुकानों पे रेड की तो पता चला कि लोग कालाबाजारी कर रहे हैं खाद की। तो या तो अगर सरकार के पास खाद है तो वो सेंटर्स पे नहीं पहुंच रही है जिसकी वजह से इतनी लंबी लाइनें लग रही हैं, या उनकी कालाबाजारी हो रही है। और ये भी हो सकता है कि कुछ परसेंट पैनिक बाइंग भी हो रही हो। जब लोगों को लगता है कि खाद नहीं, हम क्या करेंगे, तो पैनिक बाइंग भी होती है। लेकिन समस्या तो है और इस समस्या की जड़ में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से किसान परेशान हो रहा है, क्योंकि इतनी लंबी लाइनों में लोगों को खड़े होना, जितनी खाद की जरूरत है नहीं मिलना। अगर खाद अवेलेबल है तो वो किसान तक पहुंचनी चाहिए। सरकार को यह जरूर सुनिश्चित करना होगा। जी, शुक्रिया आपका कमाल, इन तमाम खबरों के बारे में हमें और विस्तार से बताने के लिए। इस वक्त बड़ी खबर जो है इसमें देश की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको देश की बात में हम ये बताएंगे कि बच्चों की मौत के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार का रवैया क्या है। बस निलंबन की खानापूरी की गई है। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में सोमवार को जो आग लगी थी उसके बाद भी जिम्मेदारी की लापरवाही थम नहीं रही है। कोई बच्चे को ढूंढ रहा है तो किसी परिजन को किसी और बच्चे का शव थमा दिया गया है। मौत के आंकड़ों को लेकर भी सरकार, अस्पताल प्रबंधन और परिजन अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। इस बीच सरकार ने 3 डॉक्टरों और 1 अधिकारी पर कार्रवाई की है, उन्हें निलंबित कर दिया है। सोमवार को कमला नेहरू अस्पताल में आग लगी। बच्चों के शव के बाहर आने का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। सरकार फिर कह रही है आग लगने से 4 बच्चों की ही मौत हुई, लेकिन अस्पताल 12 बच्चों की मौत, कांग्रेस 14 बच्चों की मौत और परिजन कई बच्चों की मौत का आरोप लगा रहे हैं। 40 बच्चे थे और 40 बच्चों में से पूरे बच्चों को हमने बाहर निकाल लिया था। सब ठीक थे। जिन बच्चों की 4 की मृत्यु हुई है वो भी अंदर नहीं हुई है, वो बाहर लाने के बाद बहुत कम वजन के थे। वैसे ही उनको सांस में दिक्कत थी, इसलिए उनको भर्ती किया था और धुएं के कारण उनकी परिस्थिति और बिगड़ गई, तो उनकी मृत्यु करीब 12 बजे के पहले हो गई। उसके बाद 8 बच्चों की मृत्यु और हुई है। इन बच्चों की लिस्ट में से मैंने एक एक बच्चे का हिसाब पूछा उनसे, एक एक बच्चे का, तो उन्होंने मुझे लिख के एक हिसाब दिया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि 14 बच्चों की मौत हुई है इस 48 घंटे। जब मंत्री 4 बच्चों का कहता है, उस सारी मीडिया ने उस वार्ड को देखा है कि पूरा काला हो गया, वो एकदम धुएं से भर गई। उसमें ये कहते हैं नेचुरल डेथ है। अपने आप में ये बताता है कि ये पापी लोग उन बच्चों की हत्या के बाद अपने पाप को छुपाना चाहते हैं। ऐसे बच्चे नहीं है, ऐसे बहुत बच्चे हैं, सब जले हुए हैं, सब ऐसे सबको बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं तो भगा रहे हैं, अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे। लापरवाही सब यहीं की है। जो हीटर में आग लगी है और जो पूरा उधर पे जला हुआ सब चले गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने मामले में आपात बैठक बुलाई, जिसके बाद हमीदिया अस्पताल के डीन सहित 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा पहले कहा था कि किसी भी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा, आज ये निश्चित किया गया है कि गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ला जी को उनके पद से हम हटा रहे हैं। इसी तरह हमीदिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लोकेंद्र दवे को भी हम उनके पद से हटा रहे हैं, क्योंकि कमला नेहरू अस्पताल की बिल्डिंग गैस राहत विभाग के पास थी। उस अस्पताल के संचालक गैस राहत के अधिकारी के दुबे को भी उनके पद से हम हटा रहे हैं। उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस सीपीए के पास था। जो विद्युत विंग के ईएलएम के जो उपयंत्री हैं उनको सस्पेंड किया गया है। क्या नाम बताया था? अवधेश भदौरिया। ये सब कार्रवाई तुरंत प्रभाव से लागू हुई है। सरकार अफरा तफरी दिखा रही है, लेकिन अस्पताल में वैसे ही हर तरफ गंदगी का अंबार अब भी लगा हुआ है। सरकार ने अब तय किया है कि सारे सरकारी अस्पतालों के लिए वो खुद का सिविल विंग बनाएगी। नई ऑक्सीजन लाइन के मद्देनजर सुरक्षा की भी फिर से समीक्षा की जाएगी। अस्पताल में 4 बच्चों की मौत हुई या 14, ये तो सिर्फ सरकार को ही पता है। सरकार अब एक्सपर्ट्स को लाने की, ऑडिट की बात कह रही है, लेकिन 15 साल से तो सत्ता में आप ही विराजे हैं सरकार। ऐसे में क्या ऑडिट की ज़रूरत सिर्फ अस्पताल को है? क्या दोषी सिर्फ अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर हैं? क्या खामियां सिर्फ उनमें है, आप में नहीं? भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में कोरोना के बाद अब डेंगू का डर फैला है। इस साल दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल डेंगू के मरीजों से भरे हुए हैं। बच्चों की तादाद ज्यादा है। डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू से किडनी, लिवर, यहां तक कि फेफड़े भी खराब हो रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी के बिजनौर का रहने वाला 14 साल का इंद्रजीत दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है। डेंगू से पीड़ित इंद्रजीत की प्लेटलेट्स 15,000 से कम हो गई। डॉक्टर इंद्रजीत को लगातार प्लेटलेट्स चढ़ा रहे हैं। इंद्रजीत की मां भी डेंगू से पीड़ित हैं और बिजनौर में भर्ती हैं। पास में नूरपुर कस्बा हमारा, तो वहाँ पे हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया बच्चे को। तो हॉस्पिटल ऐसा ही है, मतलब ठीक ठाक है, बट डॉक्टर्स मतलब चार्ज इतना करते हैं वहाँ पे ना, एक दिन में 10-10 हज़ार रुपये चार्ज किया उन्होंने, लेकिन ट्रीटमेंट उन्होंने वो दिया नहीं जो चाहिए बच्चे को। हालात इतने खराब हैं कि आरएमएल के डेंगू वार्ड में एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज चल रहा है। 45 साल की कांति सफदरजंग अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर पूरे परिवार के साथ बैठी हुई है। कांति का 17 साल का लड़का सफदरजंग के आईसीयू में गंभीर हालत में भर्ती है। कांति के बेटे की प्लेटलेट्स 8,000 के भी नीचे पहुंच गई। मेरा बेटा एडमिट है। क्या हो गया उसे? डेंगू हो गया। डेंगू क्या बोला डॉक्टर? कितनी प्लेटलेट्स हो गई? प्लेट जब जिस टाइम हम लाए थे डॉक्टर साहब, तो जब तो 18,000 थी, अब 8,000 बता रहे हैं। दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल भी डेंगू के मरीजों से भरे पड़े हैं। ये गंगाराम अस्पताल के फ्लू क्लिनिक की तस्वीरें हैं, जहां पैर रखने की जगह नहीं है। गंगाराम के प्रमुख डॉक्टर राणा का कहना है कि उनके अस्पताल का आईसीयू बच्चों से भरा हुआ है। इस बार डेंगू से मरीजों के किडनी, लीवर जैसे अंग भी खराब हो रहे हैं। बच्चों में तो हमारा ऑलमोस्ट 80% ऑक्यूपाइड है इस वक्त डेंगू से, और सीरियस कंडीशन बच्चे हैं। फिर इस बार हम देख रहे हैं कि लीवर के बारे में भी काफ़ी डैमेज आते हैं। बहुत से पेशेंट की किडनी काम नहीं करती, उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। बहुत से पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम होती है। तो वो जो पेशेंट है वो बच्चों में ज़्यादा है, बड़ों में भी है। आधिकारिक तौर पर दिल्ली में सिर्फ 9 मौतें डेंगू से बताई जा रही हैं, जिसमें से 6 बच्चे हैं। दिल्ली के तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पताल भरे हुए हैं डेंगू के मरीजों से। खासकर बच्चे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। जानकारों की माने तो मौत का आंकड़ा और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़ा बताया जा रहा है कि 10 के करीब है।
तमाम लोग हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं और ज़िंदगी की मौत से लड़ रहे हैं। प्लेटलेट्स अचानक से इस डेंगू के नए स्ट्रेन में 50,000 से 25,000 और 10,000 तक भी आ जा रही हैं। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो फुल कपड़े पहनिए, मच्छरों से बचे जितना हो सकता है, पानी जमा ना होने दें, और अगर आप विजिलेंट रहेंगे, आप जागरूक रहेंगे तो भी डेंगू से बच सकते हैं। सहयोगी एजू जोसेफ के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और बेंगलुरु के साथ साथ कर्नाटक के दूसरे शहरों में भी डोसा और इडली, वड़ा, इनकी थालियां महंगी हो गई हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर के साथ साथ तेल की कीमतों में वृद्धि की वजह से ऐसा हुआ है। मसाला डोसा अब 5 रुपए से 10 रुपए महंगा हो गया है। औसत रेस्टोरेंट में जहां ये अब तक 40 रुपए से 45 रुपए में मिलता था, वो बढ़कर 48 से 55 रुपए तक पहुंच गया है। कुछ इसी तरह से इडली वड़ा भी कम से कम 5 से 10 रुपए महंगे हो गए हैं। तो ये महंगाई का असर जो रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों पर भी नजर आ रहा है। देश की बात में आज इतना ही। नमस्कार।